आज बात करेंगे जापान के टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से लोगों के मन में डर बैठा हुआ है ना कि अगर हम जापान का वीज़ा अप्लाई कर देंगे, अगर जापान का वीज़ा नहीं लगा, तो जापान एम्बेसी जो है पासपोर्ट के बैक साइड पे एक स्टैंप लगा के देती है, तो उनकी ट्रैवल जो रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा, या ट्रैवल हिस्ट्री जो उन्होंने अभी तक की है वो खराब हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जिनके ऑलरेडी रिफ्यूज़ल लगी हुई है, उनका रिफ्यूज़ल का क्या कारण होता है, और जो पीछे स्टैंप लगा के देते हैं उसके अंदर 3 कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो के स्क्रीन पे अपना जो है फ़ोटो भी लगा दूँगा, आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके की स्टैंप लगती है अगर जापान का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। कैटेगरी ए के अंदर अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसका मतलब है कि उन्होंने उसको बैन कर दिया है जापान एम्बेसी की तरफ से। और ये होता तब है कि अगर आप कोई बिल्कुल फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन लगा देते हैं या कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि वैलिड ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है कैटेगरी बी के अंदर, वो रिफ्यूज़ करते हैं। कैटेगरी बी का मतलब होता है कि आपकी फाइलिंग जो थी वो ठीक थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उन्होंने आपको एक चांस दिया है। आप अपना हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब मर्ज़ी आप अपना उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। एक होती है कैटेगरी सी के अंदर अपना रिफ्यूज़ करना। अगर कैटेगरी सी के अंदर अपना उन्होंने टिक मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको 6 महीने का मिनिमम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली ये देखा गया है, जब भी जापान एम्बेसी अपना जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ करती है तो वो कैटेगरी सी के अंदर अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करती है, ताकि 6 महीने का एप्लीकेंट को टाइम दिया जाए, जो भी उसकी गलतियां हैं उस अपना फाइलिंग के अंदर उस चीज़ को अपना जो है इम्प्रूवमेंट करके वो दोबारा से वो अपना रीअप्लाई कर दे। अब बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं या पॉजिटिव पॉइंट क्या है। देखो, अगर आपका किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, चाहे वो अपना एम्बेसी स्टैंप लगा रही है चाहे नहीं लगा रही है, आप अपने पासपोर्ट की हिस्ट्री को नहीं छुपा सकते। सपोज करो कि आपने आपका जापान से वीज़ा रिफ्यूज़ है, उन्होंने स्टैंप लगा दी। किसी का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ है तो ऑस्ट्रेलिया की तो कोई रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगती है। लेकिन अगर वही एप्लीकेंट अगर किसी और कंट्री का अप्लाई करता है, कनाडा का, न्यूजीलैंड को, तो उसको बताना पड़ेगा कि मेरी पिछली रिफ्यूज़ल सी वाली है। या वो ऑस्ट्रेलिया में ये दोबारा रीअप्लाई करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि मेरी पिछली ये वाली रिफ्यूज़ल है। तो रिफ्यूज़ल को आप कहीं भी छुपा नहीं सकते। अगर आप कोई ऐसी कंट्री में कर रहे हैं अप्लाई जहाँ पे अपना दूसरी कंट्री का नहीं पूछते, वो सिमिलर अपना कंट्रीज का पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शेंगन करते हैं तो वो दूसरी कंट्रियों का नहीं पूछते हैं आपसे, वो शेंगन एरिया का अपना पूछते हैं कि शेंगन किसी कंट्री से अप्लाई किया है, उसमें रिफ्यूजल है आपका कि नहीं है। अप्रूवल्स भी आते हैं, रिजेक्शंस भी होती हैं, लेकिन अभी इस टाइम जापान का जो अप्रूवल रेट है काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपकी 2 साल की आईटीआर चाहिए होती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। अगर आपके पास उद्यम आधार नहीं है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर देते हैं उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे। इसके अलावा जो भी वीज़ा फाइलिंग होती है, कवर लेटर बनता है, ट्रैवल प्लान बनता है, आपके होटल बुकिंग्स होती हैं, फ्लाइट बुकिंग्स होती हैं, वो सारा कुछ हम अपनी तरफ से अपना वीज़ा फाइलिंग करके शो करते हैं। आप खुद जाते हो वीएफएस ऑफिस में, वहाँ पे अपनी फाइल सारी सबमिट कराओगे और आपके घर पे ही पासपोर्ट जो है डिलीवर होता है। इसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं। कोई भी अपना आफ्टर वीज़ा कोई भी पेमेंट नहीं है कि लाखों रुपए आपसे वीज़ा अप्रूवल के बाद हम आपसे लें। किसी भी एप्लीकेंट से हम कोई भी लाखों रुपए चार्ज नहीं लेते हैं, ना ही शॉर्ट वीज़ा की गारंटी देते हैं। अपना इवन दुबई का वीज़ा क्यों ना हो, जो कि 2 दिन में वीज़ा आ जाता है, उसकी भी शॉर्ट की गारंटी नहीं देते, क्योंकि जो भी वीज़ा अप्रूवल है ना, वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है। चाहे कोई भी कंट्री है, चाहे छोटी कंट्री है चाहे बड़ी कंट्री है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है एप्लीकेंट को वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। जापान का जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं वो स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, और जापान के वीज़ा के जो है ना पावर भी बहुत है, काफ़ी सारी और कंट्रीज में भी आप ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप पहली बार अप्लाई करेंगे तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, 15 दिन का स्टे का अपना टाइम मिलता है, 15 दिन आप अपना वहाँ पे घूम फिर के आ सकते हो। अगर कोई सैलरीड पर्सन अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 2 साल के उनके फॉर्म 16 की कॉपी चाहिए होती है, एक फोटोग्राफ चाहिए होती है 2x2 साइज की, चाहे वो बिजनेस में है चाहे वो अपना सैलरीड में, दोनों केसेस में एक फोटोग्राफ चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ में। इसके अलावा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो गई, एनओसी हो गई, और 6 महीने की या 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया, कवर लेटर हो गया आपका, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग जो शो करनी होती है,
वो सारा हम यहाँ से अपना बुकिंग करके आपको अपना व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपकी पूरी फाइल बना के भेजते हैं। आप डायरेक्टली वीएफएस ऑफिस जा करके उसको सबमिट कर सकते हैं और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। किसी किसी फाइलिंग में अपना लगते हैं कि 25 दिन लग गए, 30 दिन लग गए। अगर किसी का बैकग्राउंड चेक करना है उस केसेस में अपना इतना टाइम लगता है। अदरवाइज जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। अगर आप में से कोई भी जापान वीज़ा फाइलिंग कराने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8750110222। मैं अभी यूएस में हूँ। यूएस का नंबर भी काफ़ी जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा अपना, वो आप अपना उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इंडियन वाले जो नंबर है अभी अपना उस पर आप मेरे से कांटेक्ट करके सारा अपना डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी अपनी कंट्री में आप अपना ट्रैवल किया हुआ है, किस तरीके की आपकी फाइलिंग है, वो सारा कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी की एंट्री डिनाइड है वो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ऑलरेडी जापान का वीज़ा लगा हुआ था लेकिन उसको जापान में एंट्री नहीं मिली है, वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है वो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई फ्रेश केस है वो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी फाइलिंग वगैरह होगी वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर किसी का वीज़ा सी टाइप के अंदर अपना रिफ्यूज़ हुआ है तो उसको 6 महीने का टाइम पीरियड अपना दे करके उसके बाद ही रीअप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपना जो जिन्होंने अपना अप्लाई किया है उनका वो स्टैंप वगैरह देख लें। अगर सी कैटेगरी में है तो 6 महीने का टाइम पीरियड है। अगर बी कैटेगरी में तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।